चिराग पासवान को कैसे मनाएंगे? पिछले कई घंटों से चिराग पासवान के साथ विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, इनकी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं है कि वो मान चुके हैं चिराग पासवान। उनकी पार्टी का यह भी दावा है कि अगर तेजस्वी के सामने नेतृत्व है तो वो चिराग पासवान युवा नेतृत्व है, तो हमें थोड़ा ज्यादा सीट दीजिए। इस बार 35 या 40 सीटें कुछ मांग रहे हैं। के शर्मा जी। ऐसा है साहिल जी, आपने ही अपने जो रिपोर्ट अभी बताए उसी रिपोर्ट में आपने अपनी बातों का खंडन किया, और मुझे तो प्रसन्नता है कि गठबंधन दल के अंदर में जब गठबंधन की हम राजनीति करते हैं तो उसमें छोटे दल हों बड़े दल हों सभी दलों को समान रूप से देखा जाता है, सबकी बातों को सुना जाता है। सबकी बातों को सुनना ही नहीं बल्कि उसके साथ हर तरह का समन्वय स्थापित करना, यही गठबंधन का धर्म है। और स्वाभाविक है, हर दल ये देख रहा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतने जा रहा है, एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है, तो वो स्वाभाविक रूप से अपनी उसमें प्रतिभागिता ज़्यादा से ज़्यादा मांगेंगे ही, और मांगना ही चाहिए। और वो अपने कैडर को भी तो उनको मैसेज देना, अपने लोगों को भी तो मैसेज देना है, तो ये अच्छी बात है। मैं इसको किसी भी दृष्टि से गलत नहीं मानता। 2020 में हमने बहुत मीडिया की बड़ी चर्चाएं सुनी, अंत में स्थिति क्या हुई। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि मुझे संतोष है, मैंने कंट्रोडिक्शन की बात इसलिए की क्योंकि आपने अभी कहा कि वो चिराग पासवान जो है 40 सीट से नीचे नहीं आ रहे, अब हाँ वो अलग चले जाएंगे। अब अभी आप ही ने एक न्यूज और दी उसमें कि वो 2 सीट है, 2 सीट पे वो कह रहे हैं कि ये 2 सीट हमें दे दीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि चर्चा दिलचस्प बात क्या है पता है आपको शर्मा जी? यदि आपकी रिपोर्ट वो आपकी सीट भी मांग रहे हैं, और आमतौर पर बीजेपी अपने झोली से छोटे दलों को खुश करना नहीं चाहती, वो दूसरे के झोली से खुश करने की कोशिश करती है। तो वो जेडीयू को कहेगी कि भाई आपकी सीट दे दो। पिछली बार तो चिराग पासवान थे, इसके लिए आपका जम गया अच्छे से। इस बार अब चिराग पासवान एडिशनल हो गए तो वो ज्यादा सीटें मांगने लग गए। नहीं सर, देखिए ये आपकी रीडिंग हो सकती है सर, ये आपकी रीडिंग हो सकती है। मीडिया की स्वतंत्रता है इस तरह की बात करना कि अपनी झोली से ये नहीं है वो नहीं। सर जब राजनीति में गठबंधन दल की राजनीति होती है, और गठबंधन दल की राजनीति के हम पुराने खिलाड़ी हैं। कांग्रेस तो बहुत बाद में पंचमढ़ी संघ के अधिवेशन के बाद निर्णय लेकर आई राजनीति ये करने का, गठबंधन का। वो तो एकला चलोक पे चलते थे, वो तो किसी की कीमत ही नहीं समझते थे, और उसकी तो आरजेडी ने भी मार झेली है, लालू प्रसाद यादव ने भी, और मुलायम सिंह चिट्ठी लेके घूमते रह गए उनके दरवाजे पर। तो ये तो कांग्रेस और इनका बिहेवियर है सर। हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ तो यदि गठबंधन दल की सीट भी नहीं जीत पाए हो तो भी हमने मंत्रिमंडल में हिस्सा दिया है। हम तो वो गठबंधन धर्म निभाने बात ठीक है, जिसका एक सांसद है उसके भी मंत्री हमने बनाए। चर्चा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम, लेकिन आपसे मेरा बाद में एक सवाल भी रहेगा, उस पर मैं दोबारा आऊंगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब छोटी होती है तब सब एडजस्टमेंट कर लेती है, लेकिन जैसे ही बड़ी बनने लगती है वैसे वैसे एडजस्टमेंट का दौर खत्म होने लगता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए अब चुनाव का माहौल है, मौका है, 6 तारीख को वोटिंग होने वाला है, उससे पहले ज्यादा सीटें मांग लो, ये भी कहीं ना कहीं कोशिश चल सकती है। शर्मा जी मैं उस पर आपके पास लौटूंगा, लेकिन कंचना जी आपके यहां भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। देखिए सीपीआई-एमएल पिछली बार, छोटा सा जवाब देता हूं। चलिए छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर कंचना जी के पास चलेंगे। बोलिए। हमारी सबसे ज्यादा 2020 में हमारी सबसे ज्यादा सीटें थी सर, सबसे ज्यादा सीट हम गठबंधन में हमारे पास थी। आरजेडी से सिर्फ हम 1 सीट कम थे, लेकिन आप उसके कारण से समझे कि हम धीरे धीरे वो सिकोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो उदाहरण दिया, 282 सीट आने के बाद, 302 सीट आने के बाद हमने अपने उन गठबंधन दलों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जिनकी सीटें नहीं थी। तो आप हमसे यह अपेक्षा करना, ये एक नैरेटिव बनाना अलग चीज हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन धर्म हमेशा से सभी दल उसको जानते हैं। इसीलिए हमारे से जल्दी जो ये आप जो भी विवाद समझ रहे हैं, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से ये सॉल्व होना है। हाँ एक बात आज गठबंधन धर्म की असली परीक्षा तब होती है किसी भी राज्य में या राजनीति में, जब गठबंधन दल में जो बड़ा भाई है वो कितना ताकतवर है ये तय होता है। उसके बाद ये तय होता है, उसके बाद में ये पता चलता है कि असली में गठबंधन का धन कौन निभा रहा है। शर्मा जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन कंचना जी सवाल आपसे मेरा पहला ये था कि पिछली बार सीपीआई-एमएल का स्ट्राइक रेट, एक जवाब इनसे नहीं शर्मा जी, एक जवाब मात्र साहिल भाई, एक जवाब ले लीजिएगा।
बस एक जवाब इनसे ले लीजिएगा, पहले ये बता दे विपक्ष की क्या वो चुनाव लड़ने को तैयार है, क्योंकि इनके नेता तो घोषणा कर चुके हैं कि हम तो बहिष्कार भी कर सकते हैं एसआईआर के मामले पर। ये तेजस्वी भी बोल चुके हैं, आज ये थूक के चाटने की स्थिति में है या नहीं है, ये जरूर पूछिएगा। बस इतना मैं जानना चाहता हूं। चलिए अभी मुझे लगता है कि वहां से काफी आगे बढ़ चुके हैं। कल तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आ चुका है, गठबंधन की बातचीत शुरू हो चुकी है, यह भी बातचीत शुरू हो चुकी है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसको लेकर माथापच्ची भी शुरू हो चुकी है। कंचना जी, सबसे पहले तो मुझे आपसे यही जानना है, शर्मा जी के सवाल का जवाब तो आप दे दीजिएगा बाद में, पहले मुझे आपसे यह जानना है कि क्या सीपीआईएमएल जिसका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर था पिछली बार महागठबंधन में, इस बार वो कह रहे हैं कि देखिए हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर था, 35 सीटें हमको भी इस बार चाहिए। सब लोग ठोक बजाकर अपना भाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो महागठबंधन में सबसे ज्यादा मुश्किल है आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार आपने लड़ी थी। कंचना जी, देखिए साहिल जी, बड़े भाई और छोटे भाई उम्र में होते हैं हमारे यहाँ राजनीति में जो है बड़े भाई और छोटे भाई नहीं होते, भले एक ही सीट पर कोई लड़े लेकिन वो बराबर होता है। तो हमारे गठबंधन में जो भी दल है, चाहे वीआईपी हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीआईएमएल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, हर कोई बराबर है, चाहे वो एक सीट पर लड़े या पूरे 243 सीट पर लड़े। यह हमारा जो स्ट्रेटजी है और हमारा जो गठबंधन उसमें यह होता है। हम चिराग पासवान जी की तरह भी नहीं है और ना ही हमारे गठबंधन के लोग हैं कि जिनकी पार्टी तोड़ दी जाए, जिनको घर से निकाल दिया जाए, जिनके जो है कि पार्टी खत्म ही कर दी जाए ऑलमोस्ट, वो भी क्या बने रहते हैं, हनुमान बने रहते हैं। तो हमारे पार्टी में तो ऐसे लोग नहीं है और ना ही हमारे पार्टी में कोई बीजेपी जैसा है जो अपने ही गठबंधन साथी के विधायकों को खरीद ले। मुकेश सहनी जी के विधायक जीते थे ना आप ही के साथ पिछली बार, तो बताइए आप उन्हीं के विधायकों को खरीद लिए। तो चिराग पासवान जी फिर भी आपके हनुमान हैं, आप उनकी पार्टी तोड़ दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, उनके साथ वो हनुमान ही रहेंगे। आप जो सीटें दे रहे हैं ना वह भी छीन लीजिएगा तो भी वो हनुमान ही रहेंगे। आपके गठबंधन धर्म में आप लोगों को बराबर का तो कतई नहीं मानते हैं, आप मानते हैं कि जो कब्जे में रहे। आप जदयू पे पूरी तरह से आपने कंट्रोल कर लिया है, नीतीश कुमार जी के हाथ में उनकी पार्टी नहीं है, संजय झा जी आप ही के व्यक्ति हैं जो भेजे गए हुए हैं। और जहां तक मैं भी आपसे एक सवाल पूछ ही लेती हूँ के शर्मा जी, कि अभी घुसपैठिए किसको वोट करेंगे बिहार में? निकाल दिया आपने, सारे आपने घुसपैठियों को निकाल दिया एसआईआर के माध्यम से। कहीं ऐसा तो नहीं है खूब वोट करेंगे वो? एक भी नाम आया क्या? या प्रधानमंत्री क्या आप वादा करते हैं? चलिए रिबेटल लेंगे शर्मा जी से, जाएंगे लेकिन कंचना जी इसका जवाब दे दीजिएगा। अब देखिए बिहार की राजनीति ये बड़ी दिलचस्प हो गई है। देखिए चिराग पासवान उनके तरफ चले गए, अब पशुपति पारस आपके तरफ आ गए। आप पशुपति पारस ने अभी रिएक्शन दे दिया कि भाई हमारी तो बात तेजस्वी से हुई है, तो उनको तो कम से कम संतुष्ट करेंगे ना आप। और सीपीआईएमएल का क्या करेंगे उसका भी जवाब दे दीजिएगा तुरंत, उसके बाद शर्मा जी के पास जाऊंगा आपका रिपोर्ट। बिल्कुल, मैंने जब बराबरी और सम्मान की बात मैंने कहा तो उसमें सबका अधिकार है साहिल जी, कि हर किसी के पास कैंडिडेट होते हैं, कैडर होता है, हर किसी का लड़ने का अधिकार होता है, हर किसी का एम्बिशन होता है। और अगर सीपीआईएमएल से ज्यादा लोग लड़ना चाहते हैं तो वही लोग रखेंगे कि हम इतनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, हमारे पास ये कैंडिडेट है, हम ये सीट जीत सकते हैं। और ऐसे पशुपति पारस जी भी रखेंगे कि उनको कितनी सीट चाहिए। और हमारे यहाँ सब कुछ तय हो चुका है, तो आपके बगल में खींचातानी नहीं है, कोई नाराज होकर बैठे हुए भाग नहीं रहा है, जिसको 3 लोग 4 लोग मनाने जा रहे हैं ये बीजेपी में और एनडीए में होदा बैठे हुए हैं आपके बगल में। वो 40 सीटें भी मांग रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी घोषणा कर चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री उनका बन जाएगा। तो ये वादा किया हुआ है आपको नूरुल हुदा जी कि उप मुख्यमंत्री आपके नेता बनेंगे और उसके साथ साथ 40 सीटें। आपने पिछली बार जो सीटें लड़ी थी 13 सीटें आपने लड़ी थी, आप इस बार सीधे 40 सीटें मांग रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पद की भी बात कर रहे हैं। क्या आपको कुछ वादा किया गया? जैसा कंचना जी कह रही है ना, हम सभी इक्वल पार्टनर्स हैं, फ्रेंड हैं। हमारे यहाँ वो हेजेमोनियल वो नहीं है कि दिल्ली से जो बीजेपी कहेगी वही होगा। 40 सीटें जो डिमांड है जो या एक्सपेक्टेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। हमारे यहाँ हमारा क्या आपने कहा 13 सीट, हम पिछली बार 11 सीटों पे लड़े थे, 11 में हमारे 4 जीत के आए थे, 1 एमएलसी हमारे पास था। तो हमारा परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा में सबको परिलक्षित है, सबको पता है। हमारे वोटों के शेयर खास करके बोछा और कुशेश्वर स्थान जैसे जगहों पे सबको पता है कि वीआईपी कहीं भी लड़ती है 30,000 से कम वोट नहीं लाती है। तो हमने तो एस्टैब्लिश किया है। वोटर अधिकार यात्रा में हमारे लोगों का रोड पे आपने हुजूम और मजमा देखा होगा और हम लोगों को खुशी है कि तेजस्वी जी इतने ओपन है, मुख्यमंत्री पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इक्वल टर्म्स पे बात कर रहे हैं। चुनाव के पहले तय हो चुका है कि नहीं हो चुका है जी? उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
खूब मिलेगा, भरपूर मिलेगा, और इतना मिलेगा कि हम पूरी तरह संतुष्ट और सेटिस्फाई रहेंगे और मिलकर लड़ेंगे। और हमारी योजना, हमारी तैयारी बीजेपी से कहीं आगे। कौन सा ऐसा गठबंधन है जिसमें 8-8 घंटे लगातार बैठक हो रही है, ईच कैंडिडेट पे डिस्कस हो रहा है? ऐसा किसी गठबंधन में नहीं हो रहा है। कैंडिडेट पे डिस्कस हो रहा है कि सीटों पर डिस्कस हो रहा है? कैंडिडेट पे तो डिस्कशन तब होगा जब पता चलेगा कौन कितनी सीटें लड़ रहा है सर। ईच कैंडिडेट और ईच सीट पे डिस्कशन और डेलिब्रेशन इस बात का हो रहा है कि हम कैसे बीजेपी को बड़े मार्जिन से इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं